नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और अब मैं बात करने जा रहा हूँ 2024 के आम चुनाव के ऊपर। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए पूरे देश में सभी पार्टियों के बीच में गहमागहमी शुरू हो गई है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से एजेंडा सेट करने में लगी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आम आदमी अपने मुद्दे से अवगत है, क्योंकि इस महासमर में चाहे वो न्यूज़ चैनल की बात करें, चाहे वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, सबको अपने अपने बेनिफिट की पड़ी है। न्यूज़ चैनल को ये पता है कि हमको फंडिंग चाहिए या हमको बेटर टीआरपी चाहिए। अ, पार्टियों को ये चाहिए कि हमको ऐसे मुद्दे टच करने हैं जिससे लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके, पोलराइज किया जा सके। और इसी बीच में आम आदमी के मुद्दे कहीं छूट जाते हैं। इस पूरे अगर हम 10 साल के या 5 साल के हम कार्यकाल को अगर देखते हैं, तो हम ये पाएंगे कि किसान एक ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, एक इशू है जो बराबर निगलेक्ट होता चला गया। अगर विपक्ष की भी भूमिका की अगर बात करें, तो विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों को उठाने में पीछे रहा। अगर हम पूरे देश में इकोनॉमी की बात करें, बहुत अच्छी बात है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है। जो सबसे प्रासंगिक क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इस इकोनॉमी का लाभ आम आदमी को मिल रहा है। अगर हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएं, अगर हम तीसरी या दूसरी भी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएं, तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हर एक व्यक्ति में हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब कि हर व्यक्ति की सुविधाओं में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक कॉन्सेप्ट दिया था अंत्योदय का। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से अंत्योदय की बात करती है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करती है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी आबादी है वो गांव में रहती है, वो किसान है, वो खेती से जुड़ी हुई है। और किसानों के इनकम की बात की जाए तो अगर किसी के पास अगर 2 से ढाई एकड़ की ज़मीन है या 3 एकड़ भी ज़मीन है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो व्यक्ति किसानी के बल पे, खेती के बल पे अपनी आजीविका चला पाए या आज जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर पाए। तो जब अगर 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन रखने वाला व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, तो वो एक खेती पे कैसे निर्भर होगा और कैसे अपने घर को चला पाएगा। तमाम स्कीम्स आए, तमाम योजनाएं आई जिससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया, जिसमें मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को भी बढ़ाया गया। बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स के लोन थे उनको भी राइट ऑफ किया गया और उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक दिए गए कि ये जो लोन है, ये जो बैड डेट है, इसको हटा के हम इसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि जॉब क्रिएट हो और जो कॉरपोरेट है वो इस देश में एक्टिव हो। और इस तरह से जो पूरा का पूरा एक इकोनॉमी है वो सिर्फ कॉरपोरेट के इर्द गिर्द ही घूमता रह गया। चाहे वो लोन माफ़ करने की बात हो, चाहे वो पॉलिसीज़ बनाने की बात हो। किसानों के हिस्से सिर्फ एक चीज़ आया और वो है कि हर साल को 6,000 रुपये मिलेगा ताकि वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ उससे मदद ले पाए। तो क्या 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को मिलता है वो पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं। ये फ्री का चूरन अगर किसी को बांटा जाएगा तो बिल्कुल उसे अच्छा तो लगेगा, लेकिन आवश्यकता है कि जिस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश को बेहतर बनाने की, वो सिर्फ एक सेगमेंट को ध्यान में रख के पॉलिसी ना बनाए, बल्कि जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज भी इंडिया कृषि प्रधान देश है और लगभग 60% आबादी वो खेती पर डिपेंड करती है। बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा पॉपुलेशन इसमें इंगेज है। अगर हम किसी तरह से किसानों की स्थिति बेहतर करते हैं, एग्रीकल्चर की स्थिति बेहतर करते हैं, तो इकोनॉमी अगर थोड़ी कम भी रहती है, अगर हम 5वें नंबर की जगह 6वें नंबर पे भी रहते हैं, तो भी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो कम से कम बेहतर होगा और आम आदमी तक, गरीब आदमी तक भी सुविधाएं पहुंच पाएंगी। ये कहाँ का न्याय है कि एक तरफ जहाँ पे एक महंगे महंगे फैंसी स्कूल्स में बच्चे पढ़े जिनकी फ़ीस 10,000 रुपये महीने है, 8,000 रुपये महीने है, और दूसरी तरफ किसान सरकारी स्कूलों पर निर्भर करते हैं जहाँ पे ना तो प्रॉपर टीचर है, ना टीचर की संख्या पर्याप्त है। तो न सिर्फ वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में उनको मशक्क़त करनी पड़ती है, बल्कि वो बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य से भी चूक जाते हैं। अगर मोदी जी तमाम देशों में जाते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी थ्योरी या ऐसी चीज़ें किसानों के लिए लागू क्यों नहीं होती हैं जिससे उनकी इनकम बेहतर हो जाए। जरूर 2014 के समय जब मोदी जी चुनाव में आए थे तो एक बात को बहुत जोर शोर से उठाया गया था कि किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी और उसके लिए डेडलाइन रखा गया था 2018 तक। अब हम 2024 में एंटर करने वाले हैं और अभी भी किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है।
हाँ, उनके फैसलों की कीमत थोड़ी बढ़ी है, लेकिन हमको ये भी बात ध्यान देना पड़ेगा कि जिस दर से महँगाई बढ़ी है, क्या उस दर से उनकी इनकम में कोई इज़ाफ़ा हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि इस देश का किसान उपेक्षित क्यों है? अब इसके बाद हम बात करेंगे रोज़गार के ऊपर। रोज़गार एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश में। आज के टाइम में जो भारत में जो पॉलिटिक्स होता है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे होता है। अगर आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि रोज़गार हुआ कि नहीं, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई रोज़गार पे आपसे प्रश्न पूछे। राम मंदिर बन गया, इतना काफ़ी है। तो इस तरह के आइडियोलॉजिकल बैटल में उन लोगों का क्या होगा जो इस देश के नेताओं से या जो इस देश की सरकार से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव के समय में रोज़गार के आंकड़ों को जरूर उछालना जाना चाहिए और इस बात की जानकारी सबको देनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि किस दर से यहाँ पे रोज़गार मिला और किस दर से यहाँ पे रोज़गार गया। और यही बात मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप मुद्दों से हट के आइडियोलॉजिकल बेसिस पे आप झंडे उठाते हैं या लोगों के पीछे भागते हैं, उसी हिसाब से आप ये पता करिए कि आम आदमी की सुविधाओं में कितनी बढ़ोतरी हो रही है या जॉब मिलने के अवसर कितने बढ़े और कितने गुम हो गए। और सरकारों को एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करके इसके ऊपर आंकड़े भी देने चाहिए, क्योंकि सिर्फ इतनी कई बार मैंने देखा है कि अगर नेताओं से अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि रोज़गार के आंकड़े क्या हैं और कहाँ रोज़गार है, तो सिंपल सी बात कह दिया जाता है कि अगर रोड दुगनी गति से बढ़ रहा है और अगर औद्योगिकरण हो रहा है तो ज़्यादा लोग तो चाहिए होंगे काम करने के लिए और इस तरह से देश में रोज़गार भी बेहतर है। लेकिन इस तरह से हम इस लापरवाही से रोज़गार के ऊपर आंकड़े नहीं दे सकते। हमें एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का आह्वान जरूर किया कि अगर हमको रोज़गार को बढ़ावा देना है, अगर हमको देश में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है, तो छोटे छोटे उद्योग को हमको प्रमोट करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन छोटे छोटे उद्योग को प्रमोट करने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? अगर हम आज गांव और शहर की तुलना करते हैं तो शहरों में ब्रॉडबैंड की सर्विस अवेलेबल है। यानी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई काम करना हुआ, डिजिटल पेमेंट करना हुआ, कुछ भी करना हुआ, तो यहाँ पे वो सुविधाएं हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो एक बड़ा पॉपुलेशन जहाँ पे रहता है, वहाँ पे आज तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं पहुँची है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे गाँव में केबल लग गया है, एक आध 2 महीने के लिए सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, पर वो वहीं की वहीं ठप पड़ गई। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंचती है, जहां पे प्रॉपर सड़कें नहीं हैं। और गांधी जी ने भी कहा था कि अगर आपको अपने देश का विकास करना है तो सबसे पहले हमें अपने गाँव को सशक्त करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने गाँव को विकसित करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उनकी क्या स्ट्रेटजी है और इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता। नेक्स्ट है विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, हम हाईवे की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगी हम उनकी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। हमको देखना पड़ेगा कि गांव की सड़कें दुरुस्त हैं कि नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस हैं कि नहीं, या फिर अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो इसकी अवेलेबिलिटी वहाँ पे है कि नहीं। हम सारा का सारा फोकस अगर कॉरपोरेट पे करेंगे, सारा का सारा फोकस अगर हम अर्बनाइजेशन पे करेंगे, तो एक जो बड़ा पॉपुलेशन गांव में रहता है, अगर उनका ही विकास नहीं होगा तो ये देश हमेशा आर्थिक रूप से पिछड़ा ही रहेगा। हमको नंबर 1 पे नहीं पहुंचना, हमको नंबर 2 पे नहीं पहुंचना, बल्कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि जो इस देश में जो आखिरी पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, उसको भी कम से कम वो सारी सुविधाएं मिले जो उसकी एक बेसिक आवश्यकता है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार जो है समान सबके लिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा है उसके पास शिक्षा को लेने के बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है और जिसके पास पैसा नहीं है वो बहुत ख़राब क्वालिटी का एजुकेशन लेगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो सरकार की तरफ से ये बात की जाती है कि शिक्षा का समान अधिकार सबके पास है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं से भी शिक्षा समान नहीं है। आज गरीब बहुत ही ख़राब क्वालिटी का शिक्षा लेता है और अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो दुनिया की सारी सुविधाएँ उसे मौजूद हैं, और यही कारण है कि उनके बच्चों के लिए किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इस बात के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षा सबके लिए बराबर होना चाहिए, कम से कम इसमें आम और खास के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और वही हालत स्वास्थ्य में भी है।
अगर आप देखेंगे तो किसी के पास अगर बहुत पैसे हैं, कोई बहुत अगर रसूख वाला व्यक्ति है, तो उसको उसको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन वही अगर आम आदमी को देखेंगे तो आज भी गांव में लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने पर मजबूर हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिस हिसाब से जनसंख्या है उसके हिसाब से डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं, कभी कभार दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं, और ना ही इसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग हो पा रही है। अगर आज चुनाव आ गया तो हर घर लोग झंडा लेके पहुंचते हैं, बूथ की प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे ऐसे जो उनके स्ट्रैटेजी होती है वो गली के आधार पर होती है, किस गली में किस व्यक्ति से मिलना है, किसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है। लेकिन जब वही सरकार की सुविधाएं आम व्यक्ति तक पहुंचानी होती है तो फिर ये स्ट्रैटेजी लोग कहाँ चले जाते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत रत्न डिक्लेयर किया गया। बिल्कुल, अगर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया है, जिन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके पूरे जीवन में उन्होंने समाज के लिए काम किया है, तो उसको भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन ये हिस्टोरिकल परिवर्तन, ऐसा कहा जा रहा है कि एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जा सकते हैं, और यहाँ पे चुनाव के समय भारत सरकार ने 5-5 भारत रत्न दे डाले। तो इस तरह की चीज़ें सिर्फ एक बात को इंडिकेट करती हैं कि जो भी सरकारें हैं, अगर वो सत्ता में रहती हैं तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी तरह से चुनाव को जीतना। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनाव जीतने के इस खेल में हम डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ कर लें। डेमोक्रेसी के छेड़छाड़ से मतलब ये है कि उसके जो लूप होल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हम कहीं बैड एग्जाम्पल न सेट करें। क्योंकि अगर आप आज हर बात के लिए नेहरू को दोष देते हैं, हर बात के लिए आप गांधी को दोष देते हैं, तो यही बात आपको समझना पड़ेगा कि जिस एक्सट्रीम एग्जाम्पल को आप सेट कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन अगर पॉलिटिक्स में आती है तो वो भी इसी तरह की बात करेगी, और निश्चित ही इस तरह से एक अराजकता का माहौल फैलेगा। आपको पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन एक फ्रेम के अंदर उस डेमोक्रेटिकल फ्रेम को नहीं तोड़ना है, उस डेमोक्रेटिकल फ्रेम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। और इन सब चीज़ों में मीडिया का रोल सबसे संदेहास्पद है, क्योंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। क्योंकि कई बार जब सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, जब नेता आम आदमी से कट जाता है, उनकी बात नहीं सुन पाता, तो ये मीडिया का काम होता है कि आम आदमी की समस्याओं से इन नेताओं को, इन सरकारों को अवगत कराएं। लेकिन आज आप अगर टेलीविज़न खोलते हैं, प्राइम टाइम देखते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे 4 पार्टी के नेता बैठे होते हैं, और मैक्सिमम जो मीडिया चैनल है वो सिर्फ सरकार की तरफदारी करते नजर आते हैं, सरकार की पॉलिसीज़ को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, और अपने फैक्ट को इतनी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो लोकहित की बात है। मैं पिछले 6 महीने से न्यूज़ देखने की कोशिश कर रहा था, और ये खोजने की कोशिश कर रहा था कब शिक्षा के ऊपर बात होगी, कब किसानों के आय को बढ़ाने को लेकर बात होगी, कब रोजगार के ऊपर बात होगी। लेकिन ये सारे मुद्दे मीडिया से मिसिंग हैं। और मीडिया में भी 2 धड़ा हो गया है, एक गोदी मीडिया है और एक मीडिया है जो कांग्रेस को फेवर करता है। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इस तरह की मीडिया चाहिए जो आम आदमी के मुद्दों को उठा पाए। और इसीलिए हर आदमी आज इस बात से भली भांति अवगत है कि मीडिया का रोल संदेह के घेरे में है। आज जो मीडिया है वो किसी सीरियल, किसी मूवी के जैसा हो गया है। यानी कि जो एंकर होते हैं उनकी सूट बूट, उनके मेकअप या उनका प्रेजेंटेशन बिल्कुल म्यूजिकल अंदाज में होना चाहिए, ताकि लोगों के सामने जाए तो उस पूरे प्रेजेंटेशन को एकदम रोचक अंदाज में वो पेश कर पाए। तो इस तरह से इस देश में जो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसके साथ पॉलिटिशियन, उसके साथ मीडिया भी छेड़छाड़ कर रहा है। और इस तरह से अगर आप अपने पॉलिटिक्स को आगे ले जाना चाहते हैं तो निश्चित ही इस बात को कहा जा सकता है कि आप आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, लेकिन जो आपका रूट है अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आज आप ईडी और सीबीआई को लेके लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल से कोई शिकायत नहीं है, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं। लेकिन जिस ईडी और जिस सीबीआई का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जा रहा है, इन 10 सालों में उसी का इस्तेमाल करके जो भी क्रिमिनल थे, चाहे वो राहुल गांधी के घोटाले की बात की जाए, चाहे सोनिया गांधी के घोटाले की बात की जाए, चाहे वो केजरीवाल के घोटाले की बात की जाए, क्यों नहीं आज वो जेल के पीछे हैं। सिर्फ जब चुनाव आता है तो सीबीआई और ईडी की एक्टिविटी तेज हो जाती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आम आदमी भी इन चीज़ों को समझता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि विपक्ष का रोल भी इसमें बहुत संदेहास्पद है।
ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर विपक्ष बात कर सकता है, लेकिन वो इन मुद्दों के ऊपर बात न करके वो सिर्फ आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो किस आइडियोलॉजी से आते हैं और उनको किस आइडियोलॉजी को के खिलाफ बात करना है। जब आइडियोलॉजिकल लड़ाई आप लड़ते हैं तो फिर आप आम आदमी से कट जाते हैं, क्योंकि आम आदमी को विचारधारा नहीं, आम आदमी को कम से कम बेसिक सुविधाएं चाहिए जिससे वो अपने जीवन को सरल और सुगम बना सके। और उनकी सरकार से, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, यही उम्मीद होती है कि उनको केंद्र में रख के नीतियाँ बनाई जाएंगी, उनको केंद्र में रख कर मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन अफसोस कि आज इस 2024 के चुनावी महासमर में आम आदमी ही गायब है और आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा ही गायब है, और सिर्फ एक दूसरे पे छीटाकशी और मीडिया का रोल सिर्फ सास बहू के लड़ाई वाली सीरियल से ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। तो आई होप कि इस दौर में आम आदमी अपने मुद्दों को समझेगा और जब भी वो वोट करने जाए तो सिर्फ अपने मुद्दों के ऊपर ही वोट करेगा। तो आई होप कि इस चुनाव को लेके आप विचार करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं या वो कौन सी पार्टी है जो आपके लिए ज़रूरी है और वो कौन से लोग हैं जो आपके मुद्दों को उठा रहे हैं। आई होप कि 2024 हमारे लिए कुछ बेहतर हो और आम आदमी के मुद्दों को भी वरीयता मिले। इस वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।